हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित सर। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं ईसीटी के बारे में, ठीक है ना। साइकेट्री के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे ईसीटी क्या होता है, इसका कितना वोल्टेज देना, इसका वोल्टेज कितना होता है, इसका इंडिकेशन मतलब कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ईसीटी दिया जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसको हम डिस्कशन करेंगे। आपको बिल्कुल कंसेप्ट वाइज, ठीक है, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, अगर शॉर्ट नोट्स में आ जाए तो या लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो कैसे लिखना है आपको हम पूरी बताएंगे इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहला बात देखें तो ईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी, ठीक है ना। इलेक्ट्रो मतलब कि लाइट, कहीं ना कहीं इसको एक तरह का करंट के द्वारा इसको सही किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखा जाए तो ये इसको ईसीटी को इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी भी कहा जाता है। आपने अगर हॉस्पिटल ड्यूटी गए होंगे या आपने मूवी में देखा होगा, खास करके किसी भी मतलब ऐसा कुछ मतलब कंडीशन रहता है तो हॉस्पिटल में दिया जाता है मूवी में, या आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलता है इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक यहाँ पे क्या है कि करंट के द्वारा इसको ठीक किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ इसलिए इसका नाम पड़ा है इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, ठीक है, या इसको शॉक थेरेपी के भी नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। यह दो इसका नाम है, ठीक है। इसकी हम बात करें तो ये इसकी 1938 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। इसका हम वोल्टेज की बात करें तो 70 से 130 वोल्टेज, या अगर एवरेज की हम बात करें तो 110 वोल्टेज में इसको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करें तो इसका जो करंट का जो ड्यूरेशन रहता है ना वो बहुत कम रहता है, देखिए 0.5 टू 1 सेकेंड या यहाँ पे 0.6 सेकेंड, यहाँ पे क्या है 0.6 सेकेंड जो है ये एवरेज है, ठीक है ना, बीच का जो एवरेज है, ठीक है। यह इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद से इसको देखते हैं इसका डेफिनेशन। इट इज अ पेनलेस, ठीक है ना। पेशेंट को ईसीटी देने के टाइम पे क्या होगा, उसको दर्द नहीं होगा, ठीक है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल थेरेपी, ठीक है ना। मैकेनिकल क्या है कि एक तरह का ये मशीन इसमें रहता है और वहां पे क्या देते हैं हम इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिकल थेरेपी करते हैं, ठीक है ना। In which electrodes placed by the temporal region then pass electrical current, ठीक है ना। टेम्पोरल रीजन पे इलेक्ट्रोड्स रहता है यहाँ पे लगा के, और वहां से जो है इलेक्ट्रिकल जो यहाँ पे शॉक है या इलेक्ट्रिकल जो करंट है वहां पे दिया जाता है। कितना देर के लिए आपको दिया जाएगा, 0 टू आपको नहीं मतलब पेशेंट को 0.5 टू 1 सेकेंड के लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं ईसीटी। उसके बाद से समझते हैं इसका टाइप्स है, ठीक है ना। यूनिलेटरल, यूनि का मतलब होता है कि एक साइड और बाई का मतलब होता है कि दोनों साइड, ठीक है ना। यूनिलेटरल में ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको जो है दो तरह का मिलेगा, ठीक है ना। यूनिलेटरल में आपको मिलेगा इलेक्ट्रोड्स प्लेस वन साइड ऑफ द हेड, ठीक है ना। अगर एक साइड में ये खासकर पहले चलता था, अब जो चलता है वो बाईलेटरल चलता है, ठीक है ना। एक साइड में आपको इलेक्ट्रोड्स लगेगा, उसको बोलेंगे यूनिट साइड। कहां पे लगे, कौन से रीजन में लगेगा, आपको जो है वो टेम्पोरल रीजन में लगेगा, ठीक है ना। टेम्पोरल रीजन के भी आपको अगर एग्जैक्ट हम लोकेशन की बात करें तो ये जो ईयर का जो आउटर कैंथस है यहां से आपको शुरू से लेना है यहाँ पे टेम्पोरल रीजन में, और ½ इंच यहाँ से ऊपर लेना है, वहां पे टेम्पोरल रीजन पे जो वो उसको लगाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स को लगाया जाता है जिससे उसको करंट से जो है थेरेपी देने के लिए, ठीक है। उसके बाद से देखा जाता है इसमें एक और होता है बाईलेटरल, ठीक है ना। बाईलेटरल मतलब कि दोनों साइड, ठीक है। यूनिलेटरल की मतलब वन साइड, ठीक है। आपको ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से इसका देखें तो इट कॉज लेस एमनेसिया एज कंपेयर टू बाईलेटरल, ठीक है ना। अब बाईलेटरल जब देते हैं दोनों बगल वाला ना तो उसमें अमनेसिया ज्यादा देखने को मिलता है, वो उसका जो मेमोरी है वो लॉस देखा गया है, ठीक है। दोनों साइड में देखा गया है। अगर दोनों साइड वाला बोले तो बाईलेटरल जब देंगे तो ज्यादा देखा गया है, यूनिलेटरल में कम देखा गया है। लेकिन यूनिलेटरल में जो इफेक्ट भी कम देखा गया है, ट्रीटमेंट करना है तो बाईलेटरल देना है। बाईलेटरल में क्या होगा, आपको जो एमनेसिया देखने को मिलता है एज कंपेयर टू यूनिलेटरल, ठीक है। अब समझते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। ईसीटी के बारे में आज तक यह बात को पता नहीं लगाया गया है कि इसका एग्जैक्ट यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो होता है, ठीक है। लेकिन कुछ इसका थ्योरी है, थ्योरी बेसिस पे कुछ अंदाजा लगाया गया है कि कुछ ना कुछ इसका थ्योरी बेसिस है जो कि अंदाजा लगाया गया है कि इसको किस वेव पे काम करता है, ठीक है ना। उसका इसमें आपको दो थ्योरी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आता है ब्रेन वेव थ्योरी, ठीक है ना। जिसे अपने हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलते हैं वैसे अपने ब्रेन के अंदर भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स काम करते हैं न्यूरॉन्स में, ठीक है ना। अब वहां पे ब्रेन का वेव होता है, जैसे आपने कभी
ईईजी के बारे में स्टडी किया हो, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम के बारे में अगर आपने कभी स्टडी किया हो या, तो उसके बारे में आपको क्या मिलेगा, आपको ग्राफ मिलेगा। अपना मेंटल एक्टिविटी कैसा है, स्लीपिंग टाइप में कैसा है, स्टडी टाइम में कैसे, वो आपको जो है वो ग्राफ के जरिए आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग उसका वेव है, ठीक है ना। तो यह जो है ब्रेन वेव थ्योरी कहता है नॉर्मलाइज द एबनॉर्मल ब्रेन वेव, ठीक है ना। अब आपको बताया कि जैसे कि साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, आपको इंडिकेशन में हर बात मिलेगी कि कौन से इंडिकेशन, मतलब कौन से पेशेंट में दिया जाता है सीटी, ठीक है ना। तो उन साइकेट्रिक पेशेंट में क्या होता है ना, ब्रेन का वेव जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ईसीटी दिया जाता है तो क्या होता है कि वो नॉर्मल हो जाता है, और जब ब्रेन का वेव जब नॉर्मल काम करने लगता है तो धीरे धीरे उसका जो है वो रिकवरी होने लगेगा एंटी साइकेट्रिक से, ठीक है ना, जो कि साइकेट्रिक पेशेंट है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा इसमें पॉइंट है न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करने वाला, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको केमिकल के नाम से भी जानते हैं, न्यूरोकेमिकल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बैलेंस द एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। अपना आपका जो ब्रेन का फंक्शन है ना वो किस चीज पे बेस है, न्यूरोकेमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर पे बेस है, ठीक है ना। न्यूरॉन्स आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जैसा कि मैं बहुत ज्यादा खुशी हूँ तो न्यूरोकेमिकल का है, अगर कोई सैड है, कोई एंजाइटी कर रहा है, या कोई बहुत ज्यादा वेल एंड गुड फील कर रहा है, तो उसको क्या है, सब सारा किस पे डिपेंड है, न्यूरोट्रांसमीटर पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो कि साइकेट्रिक पेशेंट में एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करता है, ईसीटी जब देंगे तो एबनॉर्मल जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको क्या करेगा कि नॉर्मल करेगा, और नॉर्मल करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, पेशेंट जो होगा वो रिकवरी की ओर आपको बढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेशन, ठीक है ना। ईसीटी ऐसी कौन कौन सी डिजीज इसमें डिसऑर्डर है साइकेट्रिक का जिसमें दिया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो इसमें है सुसाइडल आइडिया, या इसमें सुसाइडल अटेम्प्ट, ठीक है ना। उसको सुसाइड करने की वो सोच रहा है, उस कंडीशन में देंगे, या उसको सुसाइडल कोई अटेम्प्ट कर लिया है, कहीं से कूदने की कोशिश किया है, फांसी लगाने की कोशिश किया है, या कुछ जहर खाने की कोशिश किया है, ठीक है ना। अटेम्प्ट मतलब कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर चुका है, ठीक है, इस कंडीशन में देंगे। उसके बाद से डिप्रेशन में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है, डिप्रेशन में दे सकते हैं, सिजोफ्रेनिया में भी दे सकते हैं, मेनिया में भी देते हैं। उसके बाद से है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जैसे कि डिलीवरी के बाद या पोस्टपार्टम जो स्टेज होता है ना, उसमें क्या होता है कि मतलब कुछ फीमेल जो होती है वो अपने बॉडी को लेकर के या अपने फैमिली को लेकर के जो अपना वो क्या होता है कि वो डिप्रेशन में चली जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कि ऐसा क्या क्या कंडीशन है जिसको ईसीटी उस कंडीशन में नहीं दिया जाता, ठीक है ना। इसमें दो तरह का डिवीजन आता है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, दूसरा आता है रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है ना। एब्सोल्यूट का मतलब कि बिल्कुल भी नहीं देना है, और रिलेटिव की इन केस ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो दिया भी जा सकता है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद से है इसमें पॉइंट इंक्रीज आईसीपी, ठीक है ना। कोई ऐसा पेशेंट है जिसका आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल भी एसीटी को अवॉइड करेंगे। उसके बाद से इंट्राक्रैनियल हेमरेज, ठीक है, अगर हेमरेज हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। ब्रेन में अगर ट्यूमर हो, चाहे मलिग्नेंट हो या बिनाइन हो, उस कंडीशन में भी नहीं देना है। उसके बाद से आर्टिफिशियल पेसमेकर, ठीक है, आर्टिफिशियल पेसमेकर हार्ट में अगर लगा हुआ है तो वहाँ पे पेसमेकर लगा हुआ है ना, तो उसको हार्ट अटैक आने का या एमआई आने का चांसेस रहता है, ठीक है, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद से है आर्टिफिशियल मेटालिक इम्प्लांटेशन, जैसे कि फ्रैक्चर हो जाता है तो लगता है कुछ मेटालिक इम्प्लांटेशन होता है, उस कंडीशन में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स और मेटालिक जो है उसमें वो दिक्कत आ सकता है, कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहता है, ठीक है। उसके बाद से है रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है ना। अगर बच्चा 14 साल के कम का हो तो उससे भी हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में भी नहीं दिया जाता है। मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन जैसे कि इसका हार्ट अटैक आने का चांसेस रहता है, ठीक है ना, इस कंडीशन में भी नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद से एक्टिव सीजर, ठीक है ना। एक्टिव सीजर मतलब कि अगर एबनॉर्मल उसका सीजर मतलब चल रहा है, सीजर का मतलब ही होता है क्या कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑलरेडी एबनॉर्मल है, और जब करंट दिया जाएगा तो वो थोड़ा टाइम के लिए क्या होगा कि और वो एबनॉर्मल करेगा, ठीक है ना। उस कंडीशन में ये रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन में रखा गया है। उसके बाद से ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा में भी इसको नहीं दे सकते, तो यह कह रहा है कि रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं। देखिए एक पॉइंट जो हमने मिस कर दिया था, यूजोकॉर्लेटी एंड
लुसिनो बेनी के द्वारा जो है ईसीटी का वो इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी इनके द्वारा खोजा गया है, ठीक है ना, यह पॉइंट इनका है। अब हम समझते हैं इसमें कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना, ईसीटी के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। सबसे मोस्ट कॉमन आता है ये रेट्रोग्रेड एमनेसिया, मतलब कि उसको जो मेमोरी का होगा वो लॉस होगा, प्रीवियस में क्या हुआ था उसके कुछ टाइम के लिए वो पहले की जो बात है वो भूल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कॉन्फ्यूजन, उसके बाद से फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है, जैसे कि लिगामेंट में फ्रैक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद से डिसओरिएंटेड, ठीक है ना, कहाँ है कैसा है वो भी उसको पता नहीं रहता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना, डिसओरिएंटेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से डिसलोकेशन ऑफ जाव, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है कि उसके मसल्स में होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कॉन्ट्रेक्शन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, और कॉन्ट्रेक्शन होने के चलते क्या होता है कि डिसलोकेशन होने का भी चांस रहता है, ठीक है ना। और एक इसमें और है एक टोनिक एंड क्लोनिक सीजर, टोनिक एंड क्लोनिक सीजर देखने को मोस्ट कॉमन में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यह कॉम्प्लिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद से नंबर ऑफ ईसीटी की बात करें तो 6 से 14 टाइम मोस्ट कॉमन दिया जाता है, या इसको 25 बाद इसको हम इन केस अगर कोई पार्टिकुलर केस जैसे कि 6 से मतलब 10 टाइम तो कॉमन है, लेकिन 25 ज्यादा से ज्यादा हम मैक्सिमम टाइम में कितना दे सकते हैं, 25 टाइम हम दे सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। जैसे कि आपने कोई प्रोसीजर से पहले आपने पढ़ा होगा बिफोर प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर और आफ्टर प्रोसीजर, ठीक है, 3 फेज होता है। वहीं हम यहाँ पे देखने वाले हैं ईसीटी देने से पहले आपने को क्या करना है, ईसीटी के टाइम पे क्या करना है, और ईसीटी देने के बाद क्या करना है, तीनों अपने को नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ऐसा ही आपको लिखना है, ठीक है ना, बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर, ठीक है ना। बिफोर में हम बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें पॉइंट एक्सप्लेन दी प्रोसीजर पेशेंट एंड हिज अटेंडर, ठीक है ना। अगर पेशेंट जो है वो एबल है समझने के लिए, उसको बात समझ में आ रही है तो उसको समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क रखता है, हो सकता है पेशेंट की जान भी जा सकती है, रेट्रोगेट जैसे कि अमनेसिया हो सकता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ इसमें रेयर कंडीशन हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको पेशेंट को बताना है या उसके अटेंडर को प्रोसीजर के बारे में पूरा उसको एक्सप्लेन करना है, उसको जानकारी देना है, ठीक है, यह पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद से लूज दी क्लोज, यहाँ पर लूज दी क्लोज, जैसे कि वहाँ पर अगर टाइट कपड़ा है तो उसको लूज कर देना है, ताकि वहाँ से कोई भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी टाइप का इसमें सिचुएशन देखने को ना मिले, ठीक है। उसके बाद से एनपीएस 4 आवर्स, ठीक है ना, 4 से 6 घंटे में उसको जो है वो मील पर आवर मतलब कुछ को खाना पानी जो है वो नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद से टू चेक दी वाइटल साइन, ठीक ना, वाइटल साइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपने अगर लाइव में अगर देखा होगा तो आपको पता होगा ये एक तरह का बहुत ही डेंजर ये प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद से ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन इसमें पूरा करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद से टू एम्प्टी दी बाउल एंड ब्लैडर, ठीक है ना, स्टूल पास आउट अच्छे से हो जाना चाहिए, यूरिन पास आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से है टू रिमूव दी ऑर्नामेंट्स, ठीक है ना, कोई भी ज्वेलरी जो है उसके पास नहीं होना चाहिए, एक भी ज्वेलरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जब करंट दिया जाएगा ना तो उससे उसको क्या होगा कि दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद से स्टॉप दी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक है, 24 आवर्स, ठीक है ना। इसमें ऐसा भी देखा गया है कि डॉक्टर जो होते हैं मतलब 24 आवर्स पहले क्या करते हैं कि इसको एंटीसाइकोटिक जो ड्रग होता है उसको क्या करते हैं कि स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। यह नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिफोर द प्रोसीजर है। अब उसके बाद से चलते हैं प्रोसीजर ड्यूरिंग द प्रोसीजर, मतलब कि यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट हो गया तो आपको क्या करना है, ठीक है। इसमें करना है टू प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन, ठीक है, सुपाइन पोजीशन उसको देना है। इंसर्ट दी माउथ गेज, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो टंग बाइट ना उसके लिए माउथ गेज देते हैं, ठीक है ना, उसके माउथ में देते हैं कि वहां पे क्या होता है कि टंग बाइट की कंडीशन ना हो, ठीक है। उसके बाद से एडमिनिस्टर द ड्रग, ठीक है ना। अब इसमें ड्यूरिंग द प्रोसीजर कुछ इसमें ड्रग दिया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है एट्रोपिन, ठीक है ना। एट्रोपिन क्या करता है कि सिक्रेशन को अपने जैसे कि ट्रेकिया का सिक्रेशन हो गया या सलाइवरी सिक्रेशन को क्या करता है कि कम करता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि ईसीटी दिया जा रहा है, ठीक है ना, अगर सिक्रेशन बड़ा हो तो मे भी क्या होगा कि वो चला जाए लंग्स में चला जाए, लंग्स में चला जाए तो वहां पे क्या होगा कि उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, उसको हाइपोक्सिया कंडीशन भी आ सकता है, ठीक है। उसके लिए एट्रोपिन देते हैं कि थोड़ा जो सिक्रेशन है वो कम हो जाए। उसके बाद से देते हैं थियोपेंथल, जो एक तरह का क्या है एनेस्थेटिक एजेंट है, ठीक है, एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं। उसके बाद से सुसिनाइल कोलिन देते हैं जो कि मसल्स को रिलैक्स करके रखते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि जब देने के बाद से क्या होता है कोल, यहाँ पे टोनिक एंड क्लोनिक सीजर आता है, ठीक है, झटका आता है, ठीक है। अब झटका में वहां पे उस टाइम पे मसल्स को रिलैक्स रखना जरूरी है, ठीक है, और मसल्स को रिलैक्स करने के लिए देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन थेरेपी को हम पूरा वहां पे बी प्रिपेयर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं रीस्ट्रेन, मतलब कि पेशेंट जो है वो
जो भी वहाँ पे बेड लगा हुआ है वहाँ से रीस्ट्रेन कर रखने की, पेशेंट जो है वो नीचे ना आ जाए, फर्दर कोई उसको इंजरी भी ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद से है एडमिनिस्टर्ड दी ईसीटी, ठीक है। तो यह क्या रहा ड्यूरिंग द प्रोसीजर, अभी हम देख रहे हैं आफ्टर द प्रोसीजर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं नर्सिंग केयर आफ्टर द ईसीटी। ईसीटी देने के बाद से आपको कौन कौन सी केयर करनी है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है टू प्रोवाइड अ साइड लाइन पोजिशन, ठीक है। साइड लाइन जो पोजीशन है वो देना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए साइड लाइन जब पोजीशन देंगे ना तो वो जो सिक्रेशन हो रहा है ना, तो वो अगर में भी सिक्रेशन है तो वो उसको एस्पिरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर सुपाइन देंगे तो क्या होगा कि एस्पिरेट कर लेगा तो क्या होगा कि उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी आएगा, हाइपोक्सिया कंडीशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से टू वाइप दी माउथ सिक्रेशन, ठीक है ना। अगर माउथ में उसका कुछ सिक्रेशन आ रहा है तो उसको क्या करना है कि आपको साफ करना है, ठीक है। उसके बाद से टू ओरिएंटेड द पेशेंट, जैसे आपको बताया था कॉम्प्लिकेशन में डिसओरिएंटेड हो जाएगा, उसको पता नहीं है कि कहाँ है, सामने वाला आदमी को पहचान नहीं रहा है, क्या करता है क्या नाम है, उसको जो वो डिसओरिएंटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको ओरिएंटेड कराना है कि आप हॉस्पिटल में हैं, आपको ट्रीटमेंट दी जा रही है, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, आप अपने घर जाएंगे, तो ऐसा उसको बात बताना है, ठीक है। उसके बाद से टू रिमूव दी माउथ गेज, ठीक है। जो माउथ गेज जो लगा था उसको क्या करना है, रिमूव करना है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद से आइडेंटिफाई दी एनी टाइप ऑफ इंजुरी, ठीक है। कोई अगर इंजुरी हो रहा है, ठीक है, इंजुरी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या देखा था आपको, क्रोनिक एंड टोनिक सीजर आता है, ठीक है ना। तो सीजर के दौरान अगर मे भी कोई इंजुरी हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको फर्दर ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद से टू चेक दी वाइटल साइन, ठीक है। वाइटल साइन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से टू शिफ्ट दी पेशेंट रिकवरी रूम, ठीक है ना। एक जो ईसीटी का जो रूम होता है वो स्पेशल होता है, जो यहाँ पे उसमें क्या रहता है कि पूरा सेटअप लगा रहता है ईसीटी, ठीक है। तो रिकवरी रूम पे उसको क्या करना है कि शिफ्ट होना है, इतने कुछ करने के बाद से उसके बाद से क्या करना है टू अलाउ दी वॉकिंग डेली एक्टिविटीज, ठीक है ना। अगर उसके बाद से ठीक उसको डेली एक्टिविटीज, बात करना, टहलना, बातें करना, कुछ एक्टिविटीज करना जो पहले कर रहा था उसको अलाउ करना है। उसके बाद में लास्ट में आता है कि अलाउ द फूड एंड डेली मेडिसिन, जो भी उसका प्रीवियस मेडिसिन चल रहा था उसको अलाउ करना है और इसका देना है, ठीक है ना। तो ये अपना क्या रहा नर्सिंग केयर प्लान, मतलब नर्सिंग केयर आफ्टर द ईसीटी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपने कोशिश आपको ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पॉइंट को कवर करना है और इसमें टू दी पॉइंट आपको लिखना है, जैसा मैंने आपको समझाया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे, धन्यवाद।